हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड 10th क्लास सोशल साइंस के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो जो है बिहार बोर्ड के 10th क्लास के जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जो TRE 4 के जो तैयारी कर रहे हैं उसके 9th-10th का जो पेपर होता है TRE 4 में, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ये हिस्ट्री का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 9th ये 10th क्लास का है। तो ये पहला जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, थोड़ा सा हम इसमें पहले शॉर्ट नोट्स देखेंगे, उसके बाद हम इस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद देख लेते हैं, तो उसकी भूमिका देखिए क्या है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की एक नई राजनीति सोच के रूप में उभरा। यानी 19वीं सदी में राष्ट्रवाद क्या है, एक नई सोच के रूप में उभरा। और क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जो अर्थ है ये लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एकता, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, लोगों में जो अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एकता और स्वतंत्रता बनाए रखने की एक तरह की भावना है। इस समय यूरोप में कई छोटे छोटे राज्य और साम्राज्य थे जब ये राष्ट्रवाद का भावना उभर रहा था। लोग विदेशी शासकों और सामंती व्यवस्था से असंतुष्ट थे, इसीलिए क्या हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद जागृत हुआ। दूसरा एक कारण है फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ। और राष्ट्रवाद की नींव जो फ्रांसीसी क्रांति ने रखी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में। ठीक है, इस क्रांति का जो मुख्य आदर्श थे, ये आदर्श कौन कौन थे, ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तीन जो आदर्श थे फ्रांसीसी क्रांति के, ये थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीन इसका पूछता है कि जो तीन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य है। क्रांति के बाद फ्रांस गणराज्य बना और सामंती विशेषाधिकार समाप्त हुए। यानी क्रांति जब हुआ तो फ्रांस क्या हो गया, गणराज्य बन गया और सामंती जो है विशेषाधिकार समाप्त हो गया, जो सामंतवाद था। गणराज्य का मतलब है कि वहाँ पे जो अब जो राज्य का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने बाद में कई सुधार किए, जिसमें है समान कानून यानी कोड ऑफ लॉ, यानी क्या होगा, सब पे नियम कानून समान रहेगा। मीट्रिक प्रणाली, इस मौद्रिक प्रणाली है शायद, तो मौद्रिक प्रणाली लागू किया गया, यानी कि रुपये से लेन देन की जो व्यवस्थाएं थी उस प्रणाली को। फिर समान कर व्यवस्था कर दिया गया, कर जो होगा वो सामान्य रहेगा, यानी सबके लिए समान होगा। इसमें नेपोलियन और राष्ट्रवाद की बात करें तो नेपोलियन ने यूरोप में कई देशों पर कब्जा कर फ्रांस के कानून लागू किए। नेपोलियन क्या किया, यूरोप के कई देशों में कब्जा कर लिया और फ्रांस के कानून को उस पर लागू कर दिया। लेकिन लोग फ्रांसीसी शासन से असंतुष्ट भी थे, यानी कि फ्रांसीसी शासन से लोग क्या थे, असंतुष्ट थे। धीरे धीरे नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन खड़े होने लगे और बाद में नेपोलियन के विरुद्ध भी क्या होने लगा, आंदोलन खड़ा होने लगा। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस जो 1815 में हुआ। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना कांग्रेस हुई। इसमें यूरोप के शासकों ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने का प्रयास किया। जब वियना कांग्रेस हुआ उसके बाद यूरोप के जितने शासक थे उन्होंने पुरानी व्यवस्था, जो सामंतवादी व्यवस्था, उसको बहाल करने का प्रयास किया। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के मेटरनिख ने किया, यानी मेटरनिख नामक शासक जो ऑस्ट्रिया का था उन्होंने किया। इसका परिणाम हुआ कि राजाओं को फिर से सत्ता मिली, यानी कि राजा फिर से सत्ता में हासिल कर लिए। उदारवाद और राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की गई, यानी उदारवाद को और राष्ट्रवाद को क्या किया गया, दबाने का कोशिश किया गया। ठीक, फिर अब देख लिए उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद का अर्थ होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान कानून और लोकतांत्रिक शासन। यानी सीधा मतलब उदारवाद का कि व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, सामान्य कानून सब पे लागू होगा और शासन जो होगा, शासन वो लोकतांत्रिक होगा। दूसरा इसमें मध्यम वर्ग हो गए, जो मध्यम वर्ग में हो गए व्यापारी, बुद्धिजीवी, वकील वगैरह ने राष्ट्रवाद का क्या किया, समर्थन किया।
वे चाहते थे एक संविधान, समान बाजार और राष्ट्र राज्य की स्थापना। माने जो ये लोग थे वो चाहते थे कि एक संविधान हो और समान बाजार हो, यानी सबके लिए समान हो, राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की स्थापना की बात की। फिर रोमांटिका और संस्कृति की भूमिका। इसमें क्या है कि साहित्य, कला और संगीत ने राष्ट्रवाद फैलने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई। इन साहित्य, कला और संगीत राष्ट्रवाद को फैलाने में क्या किया, बहुत बड़ा भूमिका निभाया। कवि, लेखक और कलाकारों ने लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना जगाई। जितने कवि हैं, लेखक हैं, कलाकार अपने माध्यम से, अपने कविता से, लेख से और अपने कलाओं से क्या किया, देशभक्ति की और एकता की भावना जगाई। जैसे उदाहरण देखिए, पोलैंड के कवि किरांस्की और इटली के मेजनी द्वारा ये सब चीज़ें किया गया। 1830 और 1848 की जो क्रांतियाँ है, जो कई जगह विद्रोह हुए, जिसमें बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली 1830 में, ठीक। फिर 1848 में यूरोप के कई हिस्से में बड़े पैमाने पर क्रांतियाँ हुई, जिसमें मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग जो थे वो राजाओं के खिलाफ क्या होने, उठ खड़े हुए और क्रांति करने लगे। जर्मनी और इटली में एकीकरण की मांग तेज होने लगी और इसके बाद यूरोप के जो कुछ देश है उसका एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिसमें जर्मनी का एकीकरण देखिए, जर्मनी पहले कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इस एकीकरण में प्रशा की बड़ी भूमिका रही, जिसको पर्सिया बोला जाता है। इसके नेता जो थे बिस्मार्क, उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई, ठीक। लौह और रक्त की नीति अपनाई गई। क्वेश्चन पूछता है कि लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो बिस्मार्क द्वारा। फिर 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और विलियम प्रथम सम्राट बन गया। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद विलियम वन सम्राट बन गया। अब एक इटली का एकीकरण की बात करें तो इटली भी कई छोटे राज्यों में बटा था। इसके एकीकरण में 3 नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे मेजनी है, काउंट काबूर हो गए, गरिबाल्डी हो गए। तो मेजनी जो यंग इटली आंदोलन के संस्थापक थे, कैबूर जो दो थे वो प्रधानमंत्री, जिसने कूटनीति से एकीकरण को आगे बढ़ाया, ठीक। गरिबाल्डी जो थे रेड शर्ट सेना के नेता थे, जिन्होंने दक्षिणी इटली को जोड़ा और इटली के एकीकरण में सहयोग किया। 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय इटली का राजा बना, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्कन राष्ट्रवाद और प्रथम विश्व युद्ध। तो बाल्कन जो क्षेत्र था दक्षिण पूर्व यूरोप, यानी कि अभी जो वर्तमान में ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया जैसे देश थे, ठीक है, उस समय बाल्कन देश था। ये देश ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। ऑटोमन साम्राज्य मैंने कहने का मतलब तुर्की के। यह राष्ट्र के कारण विद्रोह हुए और धीरे धीरे स्वतंत्र बन गए, ये स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। विभिन्न यूरोपीय शक्ति जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया के हित आपस में टकराए, यानी ये जो देश थे उन लोग के उनका जो अपना अपना हित था वो एक दूसरे से टकराए। परिणाम स्वरूप यह यूरोप का बारूद का ढेर कहलाया। अंततः प्रथम विश्व युद्ध 1914 में छिड़ गया, ठीक। हम निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी का जो यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित था, फ्रांस, जर्मनी और इटली के एकीकरण, बाल्कन विद्रोह, लोकतांत्रिक क्रांतियाँ इसका प्रमाण है। और लेकिन यह राष्ट्रवाद बाद में साम्राज्यवाद और युद्ध का कारण भी बना, यानी युद्ध हुआ 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। अब देखते हैं जो बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। इसमें 100 ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आधा करके देखा जाएगा, 50-50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत किसने की। तो यूरोप में अभी हम बताएं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है 1789 की, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, ये अभी बताया गया है। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा ये अभी बताया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, ठीक है। लॉ मार्शेली किसका नाम है, तो लॉ मार्शेली किसका नाम है, तो फ्रांस की जो राष्ट्रीय गान है उसका, फ्रांस का राष्ट्रगान जो है उसका नाम है, ठीक है। नेपोलियन ने किस वर्ष सिविल कोड, जिसको नेपोलियन कोड कहा गया है, कब किस वर्ष लागू किया था, ये 1804 में लागू किया था। नेपोलियन कोड से क्या
नेपोलियन कोड से क्या समाप्त किया गया था, यानी नेपोलियन जो कोड है उसमें से क्या समाप्त कर दिया गया, तो ये समाप्त किया गया सामंती विशेषाधिकार, यानी सामंत लोगों का जो विशेषाधिकार है, वो सामंती थे, उनका विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। 1815 में किस युद्ध के बाद नेपोलियन को हराया गया था, तो 1800 जो विश्व युद्ध हुआ उसमें किसमें हराया गया था, तो ये वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया गया था। वियना कांग्रेस कब हुई थी, तो अभी हम बताएं वियना कांग्रेस कब हुई थी, 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वियना के कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो वियना के यूरोप के में जो पुराने राजवंश को बहाल करना, यानी यूरोप में जो पुराने राजवंश है उसको क्या करना, बहाल करना। जर्मनी के एकीकरण किसने करवाया, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क का, इन्हीं का एक नीति था लौह और अयस्क की नीति, लौह और रक्त की नीति। ठीक है, लौह और रक्त की नीति इनका। नेक्स्ट है बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था, तो बिस्मार्क किसका था, प्रशिया का, यानी कि प्रशा का। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया किस नीति पर आधारित थी, तो ये किस नीति पर थी, लौह और रक्त की नीति, यानी लोहे और रक्त। इटली के एकीकरण में यंग इटली के संगठन की स्थापना किसने किया था, तो अभी हम बताएं मैजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप को भी स्थापना इसने किया था। इटली के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कूटनीति के एकीकरण कराया, तो ये बताए थे काउंट काबूर जो है, काउंट काबूर द्वारा किया। गैरिबाल्डी किस सेना के नेता, अभी हम बताएं लाल कुर्ता सेना। ठीक है, लाल कुर्ता सेना। ठीक, नेक्स्ट है 1861 ईस्वी में इटली का प्रथम राजा कौन बना, तो 1861 ईस्वी में जो इटली का राजा था वो कौन था, विक्टर एमेनुएल द्वितीय। बाल्कन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो यूरोप में बारूद का ढेर के नाम से। बाल्कन क्षेत्र किस साम्राज्य के अधीन था, तो बाल्कन किसके, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। किस युद्ध को यूरोप में राष्ट्रवाद का परिणाम माना गया, तो प्रथम विश्व युद्ध अभी बताएं हम। ठीक है, यूरोप में राष्ट्र का प्रमुख नारा क्या था, तो ये था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तीनों, यानी कि आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1848 की क्रांति किस देश में सबसे पहले शुरू हुई थी, तो ये कहाँ शुरू हुई थी, सबसे पहले फ्रांस में। 1848 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता, तो ये किस नाम से जाना जाता है, ये फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो इसमें कारण हम देखेंगे तो सभी कारण, आर्थिक कारण, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक, यानी कि सब उपयुक्त में से सब हो जाएगा। किस यूरोपीय देश में 1848 की क्रांति असफल रही, यानी कि फ्रांस में भी, जर्मनी में। आइए, किस यूरोपीय देश में 1848 की क्रांति असफल, ये हो गया। राष्ट्र राज्य शब्द का अर्थ क्या है, तो ये राष्ट्र राज्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, वह राज्य जिसमें नागरिकों को समान पहचान हो उसको राष्ट्र राज्य बोला जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है जी, इसमें है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान, राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, उपरोक्त सभी, यानी सब इसमें क्या है, राष्ट्रवाद के अर्थ में शामिल। राष्ट्रवाद का सबसे पहला अनुभव किस क्रांति से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। वियना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वियना कांग्रेस के अध्यक्ष मेटरनिख महोदय थे। बताइए मेटरनिख किस देश का प्रधानमंत्री था, तो ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। मेटरनिख किस नीति का समर्थक था, तो मेटरनिख था किस परंपरावाद, यानी कंजर्वेटिज्म का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रवाद और उदारवाद में गहरा संबंध किस शताब्दी में था, तो ये 19वीं शताब्दी जब आया तो ये धीरे धीरे दोनों में गहरा संबंध स्थापित। राष्ट्रवाद के प्रसार में किस वर्ग ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी,
तो ये सबसे बड़ी भूमिका मध्य वर्ग जिसको मिडिल क्लास बोला जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो अभी बताएं हम आपको, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध में? यह है फ्रांस और पर्शिया के युद्ध में, जिसको फ्रैंको प्रशियन युद्ध बोला जाता है। इटली के एकीकरण किस वर्ष हुआ? अभी ये क्वेश्चन आया था 1861 में जर्मनी का था। इटली का अंतिम एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ जब रोम की राजधानी बनी? 1870 में। बाल्कन क्षेत्र की स्थिति अस्थित है, तो ये क्या है? वहाँ कई जातियाँ और धर्म थे, वहाँ विदेशी शासन था और सभी स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए क्या है, बाल्कन क्षेत्र की स्थिति अस्थिर थी। ठीक। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का संघर्ष किससे जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है स्वतंत्रता से, साम्राज्यवाद से, लोकतंत्र से, यानी सभी से। राष्ट्रवाद के प्रभाव से यूरोप में कौन सी बड़ी घटना हुई? तो ये कौन सी घटना हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध, अभी बताया। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये हम कहाँ से मिली थी? अमेरिकी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा अमेरिकी क्रांति से मिली थी। फ्रांस में 1848 में फरवरी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो फ्रांस में जो 1848 की फरवरी क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई थी। स्प्रिंग ऑफ नेशन किस वर्ष की क्रांति को कहा जाता? तो ये क्या है? स्प्रिंग ऑफ नेशन जो 1848 के क्रांति को कहा जाता है। 1848 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो ये जनता का समर्थन ना होना, किसानों और मजदूरों की भागीदारी ना होना, नेताओं को आपसी मतभेद, उपरोक्त सभी। ठीक है। बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री बना? तो वहाँ कहाँ का बना? ये पर्शिया, जिसको प्रशा बोला। बिस्मार्क की नीति ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लौह की नीति। जर्मनी का एकीकरण कराने में किसका योगदान महत्वपूर्ण था, सर्वाधिक था? तो बिस्मार्क महोदय का ज़्यादा था, जर्मनी का। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। रेड शर्ट्स नामक सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपका गैरीबाल्डी ने। ठीक है। इटली के एकीकरण में किसने कूटनीतिक भूमिका निभाई थी? तो ये काउंट कापूर महोदय ने निभाई थी। ये है 50 क्वेश्चन। आगे हम 51 क्वेश्चन जो 51 से शुरू होगा तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा इसको, अगर इसको आपके बोर्ड जो आने वाली आगामी परीक्षा है बोर्ड की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, धन्यवाद।